बेटा वंस अगेन आज का जो टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है, राइट। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज ए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप इसे डिनोट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आईपी और इन द फॉर्म ऑफ आईई। अब ये एक्चुअल डेफिनेशन जो बुक में है और जो आपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़े, जो आपके टीचर्स ने पढ़ा है, बेटा ये मेरा डेफिनेशन वो डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग होगा। मेरा काम में चीज़ा तो डालो बेटे सब कहीं पे से ये कैसे मेरे राइट बेटा, हमारा डेफिनेशन थोड़ा मेरा डेफिनेशन अलग होगा बिकॉज डेफिनेशन बाद में जानेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल आयनेशन एनर्जी होती क्या है। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया है एंड यू कैन सी ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है और बेटा ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को नंबर नाम भी दे दिया है, ए बी सी और डी। बेटा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत करीब है उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। मतलब ये न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन डी को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा, मतलब अच्छे से पकड़ के रखा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका ए न्यूक्लियस से दूर है, इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, बट इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन ए को वीकली अट्रैक्ट करके रखा है। बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, आपको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन को आपको निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी लगेगी? बेटा इलेक्ट्रॉन ए को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन डी को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? बोलो बेटा, प्लीज रिप्लाई योर आंसर। वेरी गुड बेटा। बेटा यहां पर क्या हो गया, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ए आपको मिनिमम एनर्जी लगेगी, राइट बेटा। टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन ए we have to give the energy, that energy is a minimum energy। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप एनर्जी दोगे वो एनर्जी कैसी होगी बेटा? वो एनर्जी होगी मैक्सिमम एनर्जी। अब हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है सुनो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove, ऑब्वियसली ना बेटा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखे तो गलत, फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। राइट बेटा, आपका एटम कैसा हो? न्यूट्रल हो, गैसेस स्टेट में भी हो और आइसोलेटेड हो। दैट मीन्स minimum amount of energy required to remove valence shell electron from neutral isolated gases atom is called, हाँ बेटा, is called ionization energy और ionization potential। लिख लो बेटा इसे, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। बेटा आइसोलेटेड गैसेस एटम मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ये एक एटम है, ये आइसोलेटेड है और ये गैसेस भी है और न्यूट्रल है। आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रहा। बेटा आप एनर्जी दोगे तो आई ई लिखो। अब जब एनर्जी दोगे तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेटा किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगी। ये गैस स्टेट है तो ये अभी भी हमारा गैस स्टेट है। हाँ बेटा, अगर वो गैस स्टेट है तो ये भी हमारा क्या हो गया? गैस स्टेट है, राइट बेटा। वेरी गुड।
ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो, हमने ये सीखा कि व्हाट इज आयनेशन एनर्जी. So it is a minimum amount of energy required to remove the valence shell electron from neutral isolated gases atom, and that minimum amount of energy are called as a ionization energy. ठीक है बेटा, ये तो डेफिनेशन था. अब ये डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा हम और एक चीजें समझेंगे. क्या, सुनो बेटा, हमसे पूछा जाता है कि सर आयनेशन एनर्जी 1 और आयनेशन एनर्जी 2 और आयनेशन एनर्जी 3 इस तरह से आती है बेटा. डैश 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 आयनेशन एनर्जी एन, ये सब क्या है? तो आप बोलना सर दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता सक्सेसिव क्या होता है. बेटा सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी कैन बी सीन or can be determined only for, beta this ionization energy can be determined only for same atom. मतलब एक ही एटम का आप सक्सेसिव निकाल सकते हो. ऐसा मत समझो कि आपने सोडियम की एक आयनेशन निकाले, फिर एल्यूमिनियम की निकाले, फिर दोनों को कंपेयर किए. नहीं बेटा, एक ही एटम्स के आप एक ही एटम में से एक एक बारी बारी करके जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, अब एक निकाला, फिर दो निकाला, फिर थर्ड निकाले, वो वन बाय वन इलेक्ट्रॉन विच यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम ओनली वन एटम, दैट आयनेशन एनर्जी कॉल्ड एज ए सक्सेसिव आयनेशन. मींस इट इज कैन बी डिटरमाइंड ओनली फॉर सेम एटम. और इन सब में अगर देखो बेटा, आयनेशन एनर्जी की ऑर्डर हमेशा ये रहती है. क्यों, समझो आप. बेटा ये आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आपने कुछ एनर्जी दे दी है. अब मैं यहाँ पी लिखा, ई लिखा, कंफ्यूज नहीं होते ना? गुड. और देने से यहाँ से एक आपका वैलेंशियल से इलेक्ट्रॉन चले गया तो पॉजिटिव चार्ज, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज आयनेशन एनर्जी 1. बेटा एक्चुअली ये क्या था आपका? सर ये आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम था. बेटा ये क्या बन गया? सर ये यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन बन गया, है ना बेटा? यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन बन गया. अब इस यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन में, यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन में अब और थोड़ी एनर्जी लगा दो. अब वो एनर्जी इससे तो बराबर नहीं होगी, सम डिफरेंट एनर्जी. देन ओनली वी कैन रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन. पहले से तो एक पॉजिटिव है, आपने और एक निकाल दिया तो टू पॉजिटिव चार्ज आ गया. और ये आपका टू पॉजिटिव मतलब क्या बन गया बेटा? डाई पॉजिटिव गैसेस आयन. आपसे पूछा जाएगा IE1 में और IE2 में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो भाई क्या बोलना? IE2 विल बी ग्रेटर देन IE1. आपको समझ में आ रहा होगा क्यों? सुनो क्यों. बिकॉज ये आपका न्यूट्रल गैसेस एटम था बेटा, आपने ये इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिए तो ये आयनेशन एनर्जी 1 होगी. आपने जब ये इलेक्ट्रॉन निकाला होगा इसके बाद, तो आपकी आयनेशन एनर्जी 2 आएगी. व्हाट इज द रीजन? वी विल से बेटा दिस the electron which we are removing from unipositive gaseous ion, that electron is nearer to the nucleus. But as the electron is nearer to the nucleus, it is having a strong nuclear force of attraction compared to the first one. Stronger the force of attraction, greater the energy required to remove it. Hence, we can say ionization energy will be greater for second one than the first one. And this is the only order can be seen in the ionization energy. लिख लो सर इसे. बना लिए? अब देखो बेटा, ये जो आयनेशन एनर्जी है, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो कैन वी से बेटा ये आपकी आयनेशन एनर्जी कैसी होगी? सर इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. बेटा अगर ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच अगर आपको निकालना है तो डेल्टा एच शुड भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा. एंड व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ आयनेशन एनर्जी बेटा? वही लगा सकते हो. यूनिट्स ऑफ आयनेशन एनर्जी इज व्हाट? आइदर EV per atom or kilojoules or kilocalories
per mole. These are the units of ionization energy. kJ per mole, किलो कैलोरी पर मोल, ये इनकी यूनिट्स होती है। बेटा सारे एनर्जी की यूनिट ही लगा देना आयनेशन एनर्जी में। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट्स ले लो। बेटा अभी आपको ये बताना है, हमारे सक्सेसिव आयनेशन एनर्जीज जो हमने अभी बात किए थे ना, उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा सुनो बेटा, यहाँ पर मैं एक एटम कंसिडर करता हूँ और उस एटम की सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ। बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल इन द गैस स्टेट। तो बेटा ये आपका मेटल न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, आपकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है, मतलब आपने यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सो आई शुड से फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा, ऐसे करूं मैं इसको, ऐसे E1 कर देता हूं और यहां मेंशन करता हूं E1 इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। अब इस यूनी पॉजिटिव गैसेस आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी मैंने लगाई है, बिकॉज वी हैव सप्लाइड एनर्जी। एंड नाउ जाके अब आपका और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया एंड डाई पॉजिटिव आयन मिल गया, तो सर दिस E2 विल बी कॉल्ड एज ए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आ रहा बेटा? अब ये जो आपका डायपॉजिटिव गैसेस आयन था, उसमें कुछ एनर्जी दे के आपने और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो +2 का +3 बन गया। अब आपको जो E3 दिख रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें आपको ये जो दिख रहा है ना बेटा, IP1 IP2 IP3, ये सबके सब मिलाए तो क्या हो गया, दिस विल बी कॉल्ड एज ए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम IP1 बोलते हैं, देन बेटा IP2 किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली थर्ड आयनेशन एनर्जी की एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज आपका +2 मतलब आपके एटम की साइज छोटी हो गई है बेटा। एज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इट रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए ये जो एनर्जी जो लग रही है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू। ठीक है बेटा, निकाल लो इसे। चलो अब देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनेशन एनर्जी, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये वाला। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी पे मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करा के दूंगा जो नीट में और IIT मेंस में पूछे जाते हैं। बेटा एक थोड़ा सा मॉडल क्वेश्चन है सक्सेसिव का, देखिए बेटा हमारे पास एक एलिमेंट है या एटम, एटम M in gaseous state has successive ionization energies are 40, 90, 40, 90, 300, राइट बेटा, 420, 500 किलो कैलोरी, राइट बेटा, या EV per atom। बेटा एटम M in the gas state has successive ionization energy 40, 90, 300, 420 and 500। आपको थोड़ा वैल्यू आगे पीछे लग रहा होगा तो मैं एक काम कर देता हूँ, 40, 90, 300 इतने लिखता हूँ, 40, 90, 300 EV पर एटम लगा दिया। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट M।
ये एलिमेंट बोलो या एटम बोलो फर्क नहीं पड़ता भाई, ये एलिमेंट एम है। अब ये एलिमेंट एम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सुनो बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की एक छोटा सा ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ सुनो। ये आपका एम है, पहले एनर्जी एनर्जी देखो बेटा, 40 दिया है, 90 दिया है, 300 दिया है। बेटा 40 से लेके 90 उसका डिफरेंस देखो कितना है, 50 का। बेटा 90 से लेके 300, 90 से लेके 300, 100 से लेके 300 पकड़ो ना भाई, कितना? आसपास 200, मतलब 190 का डिफरेंस है। बेटा जहां पे भी एनर्जी का डिफरेंस सडन इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब आप ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। देखो इन दोनों में 50 है, मान गए, लेकिन इन दोनों में कितना है, 190। पहला डिफरेंस कितना था बेटा, 50, अभी डिफरेंस कितना है, 190। मतलब ये एनर्जी जो दे रहे हो वो क्या बता रहा है, सडन इंक्रीज इन द एनर्जी। मतलब आप इतनी एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप इतनी एनर्जी देके सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, लेकिन आप ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो बेटा ये मेटल के सर पे कितनी चार्ज आएंगी, +2। उसने पूछा ऑक्साइड का फॉर्मूला, आप जानते हो ऑक्साइड की फॉर्मूला -2 है। बेटा +2 -2 कैंसिल करा लो, तो आप क्या बोलोगे बेटा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज M&O, दैट इज द ऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड MO। ठीक है, बना लो बेटा, मैं आपको और 2-3 एग्जांपल करा के दूंगा, प्लीज डू इट। हाँ सॉरी बेटा, हाँ ना, पर सडन इंक्रीज तो आ गई ना। आ गया, अब देखो इसे में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे भाई, हाँ, मिटा दो, राइट। बेटा एलिमेंट एम हैज अ सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी 10, 20, 40, 40, 90 EV पर एटम। देखो 10, 20, 40, 90। बेटा यहां डिफरेंस देखो 10 का, यहां डिफरेंस देखो 20 का, बेटा यहां डिफरेंस देखो 50 का। 10-20 मानते बेटा, 20 के बाद 50 मतलब सडन इंक्रीज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, लेकिन सडन इंक्रीज होने के कारण आप ये नहीं निकाल सकते। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रिस क्रॉस करा लो भाई, M2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल। MO2 नहीं बेटा, M2O3, क्योंकि आप 3 निकालोगे ना, यहाँ पे डिफरेंस 10 का, यहाँ पे 20 का, लेकिन यहाँ 50 का है, सडन इंक्रीज हो गई है। आप ये 3 इजीली निकालोगे, ये निकालना डिफिकल्ट है। सो इसकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +3 एंड -2 इज द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड, और क्रिस क्रॉस करा लो, M2O3 इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। हाँ बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको और 2-3 करा के देता हूँ। बन गया, अब आ जाइए बेटा, M is the element having the successive ionization energy। थोड़ा आड़ा आड़ा टेढ़ा लेंगे अभी। having successive ionization energies are 21, 41, 99, 120, 140 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेटा M लिख दिया मैंने, 21, 41, 99, 120, 140, जो भी होगा यूनिट्स मतलब नहीं।
बेटा आसपास देखो 20 का, आसपास देखो बेटा, अगर ये 100 है और ये 40 है, नियरली 60 का। बेटा यहाँ देखिए 100, 120, फिर 20 का, फिर बेटा 20 का। मतलब यहाँ देखो 20 और यहाँ देखो 60, सडन इंक्रीज हो गया। मतलब आप ये और ये निकाल सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। भाई ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन वी कैन रिमूव। सो मेटल हैज द वैलेंसी +2, oxygen has the valency -2, and hence the formula of the compound, formula of oxide of M is क्या आएगा भाई, MO। अगर इसी मेटल का M का अगर मुझे पूछा फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो बेटा क्लोराइड कैसे लिखते हैं, M की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करा लो, MCl2। बेटा हमसे पूछा फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, तो बेटा M की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, दोनों प्लस माइनस कैंसिल करा लो, तो भाई MsO4 इज द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट। आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं और नीट में पूछे जाते हैं। बेटा आपको क्या देखना है, सडन इंक्रीज इन द एनर्जी जहां हो रही है उसको निकाल दो। देखो यहां से यहाँ 20 और यहां से यहाँ 60, मतलब इसके बाद देखो 20, भाई अप्रोक्सीमेटली 20, अप्रोक्सीमेटली 20। तो यहाँ सडन इंक्रीज आ रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालने से सडन इंक्रीज आ रही है ना, तो आप 2 निकाल सकते हो, थर्ड नहीं निकाल सकते हो। तो वैलेंसी 2, ऑक्साइड बना लो, क्लोराइड बना लो, सल्फेट बना लो, किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। राइट, ठीक है, स्क्रीनशॉट बेटा। गुड। बेटा ये क्वेश्चंस थे हमारे सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी से, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो समझ में आ जाएगा बेटा। और ये मैंने बड़े इजी एग्जांपल से दिया है, और एग्जाम में भी ऐसे इजी एग्जांपल ही आते हैं। राइट नाउ बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे अच्छा पहला वाला फैक्टर बेटा, दैट इज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना, जेड अफेक्टिव। बेटा जेड अफेक्टिव का एक्चुअल मतलब क्या होता, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है। ये क्या है बेटा, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो आपने ये भी पढ़ा था ना बेटा कि रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज एज द जेड अफेक्टिव इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये तो पढ़ा था ना। गुड। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अफेक्टिव, जेड अफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन, and Z effective will be inversely proportional to negative charge on the ion। राइट बेटा, ये है कंसेप्ट। अब आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, क्या पहला वाला, सर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा, इंक्रीजेस होगा ना। भाई Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो आप लिख सकते हो सर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आ रहा बेटा, Z इफेक्टिव बढ़ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। कोई डाउट है इसमें? चलो दूसरा एग्जांपल इसी में देखेंगे, इसी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला एग्जांपल बाद में। इसके बाद बेटा, सर आप अलोंग दी ग्रुप चले, बेटा अलोंग दी ग्रुप में जेड इफेक्टिव का काम ही नहीं है, जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता भी नहीं है। एक बात बता दूं मैं, अलोंग द ग्रुप चलो तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस।
अब ये वाला इससे रिलेट तो नहीं होने वाला है, तो अपने इसको बाद में लिखेंगे बेटा, यहाँ काम नहीं आने वाली है। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, कैसे? आयनेशन एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन। Ionization energy directly proportional to positive charge on ion. एग्जाम्पल देखो बेटा, Fe के सर पे 3+ है, इसके सर पे 2+ भी है, और इसके सर पे कुछ भी नहीं है। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज। आप जानते हो ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो बोलना बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा साइज उतनी छोटी होती जाएगी। तो जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख लो सर, इट इज अ फैक्टर नंबर 1 कॉल्ड एज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर नंबर 1 कॉल्ड एज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हो गया? अब होगा बेटा नेक्स्ट वन, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद में एटॉमिक साइज की बात करो। सेकंड फैक्टर विच कैन अफेक्ट द आयनेशन एनर्जी इज सर एटॉमिक साइज। अभी आप समझ में आ ही गया होगा बेटा, आयनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब क्या होगा बेटा? एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो ये कम होगा, ऐसी कुछ है ना। तो आप पहला लगा दीजिए सर, अलोंग द पीरियड। बेटा अलोंग द पीरियड क्या होता है सर? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अच्छा एरो में दे देंगे बेटा, अलोंग द पीरियड atomic size decreases, hence ionization energy increases. बेटा दूसरा सर, along the group atomic size increases, ये तो आपने पढ़ा है, that means ionization energy decreases, राइट बेटा? सेकंड फैक्टर है, ले लो इसको, लिख लो बेटा। गुड। थर्ड फैक्टर, बेटा फैक्टर नंबर 3 that will be called as a stability of half filled and completely filled orbitals. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। सुनो बेटा, अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूं तो क्या होगा? p ऑर्बिटल p3 होगा, d ऑर्बिटल d5 होगा, f ऑर्बिटल f7 होगा। बेटा अगर मैं कंप्लीटली फील्ड की बात करूं, सुनो, अगर मैं कंप्लीटली फील्ड की बात करूं, p ऑर्बिटल p6, d ऑर्बिटल d10, f ऑर्बिटल f14। बेटा ऐसे हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखे तो आपने बोलना दे आर कंसिडर्ड एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हाईली स्टेबल। दैट हाईली स्टेबल मतलब दे आर हैविंग ए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये हाफ फील्ड होती है, राइट, या कंप्लीटली फील्ड होती है। एक एग्जांपल करके देखेंगे भाई, सुनो। एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है सर, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है।
मैं आपसे पूछूं आप कैसे चल रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम लोग अलोंग दी पीरियड चल रहे हैं। कैसे चल रहे बेटा हम लोग? अलोंग द पीरियड। और आपने अभी भी देखा बेटा अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? बोलो बेटा, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड? हाँ बेटा, मुझे आंसर नहीं मिला। आई डिडंट गॉट एनी आंसर। यस बेटा, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर कैसी होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अभी अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अलोंग द पीरियड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? बोलो बेटा जल्दी बोलो। Along the period, ionization energy, order of ionization energy either increases or decreases. Very good. Along the period, ionization energy की order बेटा increases. क्यों? अभी भी आपने पढ़ा ना भाई, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सर आप पीरियड में चल रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है। लेकिन यहां देखो बेटा, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, यहां पर ऐसा नहीं आता, एक्सेप्शनल आता। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बेटा आपको ऐसा नहीं दिखता, एक्सेप्शनल ऐसे दिखता। सर ऐसा क्यों हुआ? सुनो क्यों हुआ। बेटा बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 2s ऑर्बिटल कैसी है? कंप्लीटली फील्ड है। कैसी है बेटा? कंप्लीटली फील्ड है। बोरॉन पे आ जाओ, एटॉमिक नंबर 5, बेटा 1s2 2s2 2p1। देखो बेटा 2p1 मतलब इट इज नॉर हाफ फील्ड, नॉर हाफ और कंप्लीटली फील्ड। बेटा हाफ फील्ड भी नहीं है और कंप्लीटली फील्ड भी नहीं है, मतलब ये लेस स्टेबल है। और बेरिलियम वाला कैसा है बेटा? ये आपका मोर स्टेबल है। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा आयनेशन एनर्जी होगी। नाइट्रोजन देखो बेटा, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। आप क्या लिखते हो नाइट्रोजन में? 2s2 2p3। बेटा 2p3 देखो आपको कैसा दिख रहा है? हाफ फील्ड। कैसा है बेटा? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब कैसा हो गया? मोर स्टेबल। बेटा ऑक्सीजन कैसे है? 2p4। 2p4 ऐसे बनाते 1 2 3 4। बेटा नाइदर हाफ फील्ड नॉर कंप्लीटली फील्ड, मतलब ये कैसे हो गया? लेस स्टेबल हो गया। इन दोनों में नाइट्रोजन की आपकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा है देन ऑक्सीजन। बेटा आ रहा समझ में? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा तो यस बोलो बेटा, नहीं आ रहा तो नो बोलो। अगर आप नो बोले तो मैं और 100 एग्जांपल देता, अगर आप यस बोले तो हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो विल गो सम मोर एग्जांपल्स नाउ, राइट बेटा? वेरी गुड, बना लीजिए।